जय श्री राम। आज 9 अगस्त 2023 मैं अपने केस पर वीडियो बना रहा हूँ। यह वीडियो है कॉल रिकॉर्डिंग का। 31 दिसंबर से पहले भी चर्चा करते हैं। 16 दिसंबर 2013 को क्या हुआ? 16 दिसंबर 2013 को हुआ था निर्भया हादसा। एक बहन के साथ इतनी ज्यादा ज्यादती की गई कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसी की ड्यूटी के लिए मेरी वाइफ की ड्यूटी लगी हुई थी। इंडिया गेट पर दिल्ली पुलिस में पीएसआई थी बतौर वो, वहां लगी हुई थी। वहां उसने अपनी बहन के खिलाफ, अपनी बहन के उकसाने पर मेरे खिलाफ उसने एक नोट लिखा, डायरी से देख करके ही तैयार किया। और शाम को वो पार्क में बैठी और उस दिन सुसाइड करने वाली थी। 31 दिसंबर 2012 को उसने पार्क में बैठी शराब ली और शराब पीना शुरू किया। फिर मुझे फोन किया। उसकी आवाज से मुझे पता चला कि उसने शराब पी हुई है। उसको सुनाने के लिए कि भाई वो बाद में मुकर जाएगी कि उसने वो शराब नहीं पी रही पार्क में बैठ के, तो मैंने कॉल रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। इसलिए भी किया कि अलका और संदीप ने मेरा फोन नहीं उठाया था। तो मैं चिंतित हो गया कि क्यों मेरी वाइफ जो शराब नहीं पीती थी वो इस हद तक उसके जीवन में ऐसी कौन सी आपदा आ गई कि वो अकेली पार्क में बैठ के शराब पी रही है। वो अगर दूसरी निर्भया बन गई तो कौन जिम्मेदार होगा? इससे पहले जुलाई 2012 में भी उसने पहला अटेम्प्ट किया था सुसाइड का। वो स्कूटी लेके निकल गई, मेरे से साथ साथ में फोन पे बात कर रही थी कि मेरे को मेरी बहन अभिलाषा उर्फ सोनू बुला रही है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप चाहो तो रिकॉर्डिंग कर लो। वो मैंने रिकॉर्डिंग की थी, 35 मिनट की रिकॉर्डिंग थी। लेकिन जुलाई से 2-3 महीने तक उसका कोई भी सुसाइड अटेम्प्ट रिपीट नहीं हुआ, तो मैंने डिलीट कर दी। लेकिन यह मैंने डिलीट नहीं की। यह रिकॉर्डिंग सेशन कोर्ट में नहीं दी, क्योंकि मेरे केस में एक तो हाई कोर्ट से जल्दी केस का निपटारा करने के डायरेक्शन थे। इन लोगों ने मेरी बेल कैंसिलेशन के लिए प्रयास किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि केस को जल्दी समाप्त करो। मेरी बेल को यथावत रखा। माननीय सेशन कोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई, मेरी बेल को यथावत रखा। दूसरा तो जो मौन पड़ा था, जिसने चार्जशीट के साथ में 6 लोगों के स्टेटमेंट और 8-9 एविडेंस नहीं लगाए थे, उसको रिकॉल करने के लिए भी मना कर दिया। इतनी जल्दबाजी थी जज को कि उसको रिकॉल करने के लिए भी मना कर दिया और मेरे को हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट जाकर के मैंने रिकॉल करवाया था, तो इस वजह से भी नहीं दी। अब हाई कोर्ट में यह रिकॉर्डिंग देंगे। उस रिकॉर्डिंग में यह रिकॉर्डिंग पहला आप देखिए, यह 11 रिकॉर्डिंग है। 8 बार मेरी पत्नी से बात है, 2 बार मेरी सास से बात है, 1 बार मेरी बहन डॉक्टर अनीता से बात है। मैं डर गया 31 दिसंबर जब वो पार्क में बैठ के शराब पी रही थी। मुझे फीवर हो गया था, डिप्रेशन से, उससे चिंता से मुझे बुखार हो गया कि अगर उसके साथ हो जाता, कुछ अनहोनी हो जाती, उसका रेप हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। मुझे इतना स्ट्रेस हुआ कि मेरे फीवर हो गया। ये चीज कॉल रिकॉर्डिंग में भी आती है। मैंने कॉल रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर, मेरे पास गैलेक्सी नोट 2 फोन था, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। लेकिन 31 दिसंबर को ये सारे लोग फोन स्विच, अलका और संदीप ने तो उठाया नहीं। उसको मैंने घर भिजवाया, घर जाके उसने फोन स्विच ऑफ कर लिया और मेरे से 31 दिसंबर को बात नहीं की। तो 1 और 2 जनवरी की यह कॉल रिकॉर्डिंग है, ये माननीय गुजरात हाई कोर्ट में देंगे। इनमें से जो एक्चुअल कहानी है वो है 1 जनवरी को, मुझे भी याद नहीं रहा कि मैंने रिकॉर्डिंग का किया था। 4-5 रिकॉर्डिंग होने के बाद मुझे पता चला कि कॉल रिकॉर्ड हो रही है, तो मैंने कहा होने दो, जिंदगी चलने दो जैसे चल रही है। तो पार्क में बैठ के उसने शराब पी। जो इसमें मार्केबल चीज है, जिसको मैंने मार्क किया हुआ है, वही मैं आपको बताऊंगा। मैंने प्रीति से बोला, आज मत करना कल वाले काम, ठीक है? गलत हो जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक है? गलत प्रीति, गलत हो जाएगा, सही बता रहा हूँ, गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा।
मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। तू तू नहीं, तेरे घर वाले और हम, ठीक है। तुमने अपने बारे में कुछ भी सोच रखा होगा, लेकिन एक बार अपने घर वालों के बारे में सोच। कुछ हो गया तो कौन से सुख दिए तूने तेरी माँ को? अपनी माँ को तो वो गालियां निकाल करके बात करती थी। यह चीज बता, बोल कि कौन से सुख दिए तेरी माँ को? ड्रिंक करने के बाद में कल तेरे को होश ही नहीं था, तूने कितनी कर रखी है और क्या बोल रही है? बता, और बता, तेरे को रास्ते में करने की क्या जरूरत थी? मुझे बता, बोलो क्या? तो मैं उसने कहा क्या करूं अब इन लोगों ने सबने, अलका, संदीप, मेरा साडू संदीप, मेरी साली अलका और फरियादी खुद मेरी सास सुशीला, तीनों ने कोर्ट में झूठी गवाही दी है कि उसने शराब नहीं पी थी। तो मैं जो ये सेंसर की हुई है, मैंने 2015 में जेल में मेरे भाई और संजय लांबा ने लिख के दी, तो मैंने जेल में पढ़ी थी। कॉल रिकॉर्डिंग देने की जरूरत भी नहीं थी कोर्ट में, क्योंकि ट्रायल में यह चीज निकल के आ गया कि कोर्ट को सत्ता संज्ञान लेकर के, और मैन कल्प्रिट उसकी बहन जो है, उसने नोट के फोटोग्राफ सुसाइड से पहले लिए हुए, उसको बनाना चाहिए था। ये तो 5th क्लास का बच्चा बना देगा क्या? LLB ग्रेजुएट होने की जरूरत है क्या इसमें? 10th क्लास का बच्चा तो हर हाल में बता देगा कि एक नोट के फोटोग्राफ जिसमें पहला पेज वसीयत का है, जिसमें उसके अलावा उसकी प्रॉपर्टी किसी को मिलनी नहीं है, और उसके फोटोग्राफ 12 दिन पहले से लिए हुए, सुसाइड से 12 दिन पहले। सत्ता संज्ञान लेना चाहिए था सेशन कोर्ट को, लेकिन सेशन कोर्ट ने नहीं लिया। अब वही रिकॉर्डिंग की कहानी है। अब वो खुद मुकर रही है, कुछ नहीं किया मैंने। तो मैं बोलता हूँ, सोनू की कसम खा जा तूने। सोनू उसकी बहन जिसने 2005 में सुसाइड किया, सोनू की बहन सोनू की कसम खा जा तूने ड्रिंक की, तो क्यों खालू कसम? वो लास्ट की रिकॉर्डिंग में स्वीकार करती है। धीरे धीरे मेरा भी गुस्सा शांत होता है। शुरुआत में रिकॉर्डिंग में मैं गुस्से में भी हूँ, मेरे सास से बात कर रहा हूँ तो गुस्से में हूँ। रिकॉर्डिंग नंबर, अब मैंने उसको पूछा कि, फोन किया कि क्या 1 जनवरी की है, फाइल में कौन सा काम काम देख रही हो, कौन सी फाइल का काम देख रही हो? उसने कहा डोबरी की। तो मैंने उससे पूछा अच्छा मेरे ऊपर भी लगा रही होगा दहेज का केस? तो उसने कहा तबीयत कैसी है? तबीयत बिगड़ रही है, सुधर सुधर नहीं रही। अब आप देखना, मैंने उसको पूछा, मैं पूछ रहा हूं मेरे ऊपर भी लगा रही हो क्या दहेज का केस है? ऑफिसर प्रीति ने कहा नहीं लगा रही। तो मैंने उसको कहा लगा लो यार, कितना दहेज दिया था तुम लोगों ने, कितना और मैं मांग रहा हूं, है या नहीं क्या? मैंने व्यंग्यात्मक लहजे में बोला। तो मेरी पत्नी ने बोला वो तो बिना दिए ही लग जाता है। तो मैंने कहा बिना दिए ही लग जाता है तो लगा दे उसमें, उस, उस इसमें क्यों पीछे है तू? तो उसने कहा देने पर थोड़े ही लगता है, वो तो बिना दिए ही लग जाता है, उसमें क्या है? लगाना ही नहीं है। यह मरने वाली का स्टेटमेंट है, मेरे को दहेज का केस लगाना ही नहीं है। उस दिन उसमें उसको दौरे से पड़ते थे, 31 दिसंबर को दौरा पड़ा, 1 जनवरी को शांत हो गया, शाम होते होते उसका दौरा, उसने खुद ने कहा है लगाना ही नहीं है। मैंने उसको पूछा कि मैंने दहेज लिया है क्या शादी में? उसने कहा नहीं लिया। बाद में कुछ मांगा, कुछ मांगा क्या? दहेज मांगा, मांगा क्या मैंने कुछ? है बोलो बोलो, सुनाई नहीं दे रहा क्या तेरे को? मैं, उसने कहा कुछ खा लो फिर बोलूंगी, नहीं बोलूंगी इतने, मत बोलो तेरी मर्जी। उसने कहा कुछ खा लो। फिर मैंने कहा तू क्यों चिंतित है? वही बातें हैं, वो खुद एक्सेप्ट करती है। इस रिकॉर्डिंग का निष्कर्ष यह है कि वो खुद एक्सेप्ट करती है मैंने दहेज नहीं मांगा है।
मैंने उसको 1 जनवरी को तलाक के लिए बोला था। उसने उसकी पार्क में बैठ के अकेले बैठ के ड्रिंक करने वाली हरकत पे मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैंने उसको तलाक के लिए भी बोला था। उसी पे उसका भी जिक्र आता है बार बार इसमें। तो तलाक की जब मैंने कहा उसको कि तू तलाक के पेपर साइन करवा के भिजवा दे, मैं साइन कर दूंगा। उसने कहा, मैंने कहा मुझे मेरे को तो छुट्टी मिलेगी नहीं, अभी अभी आया हूं। तो उसने कहा कि म्यूचुअल से कर रहे हैं दोनों। अब आप देखना, मैंने कहा क्या ले रखा है मैंने तेरे से, 2.5 लाख रुपए हैं तेरे से, मैंने जो जो खर्चा किया है उसकी लिस्ट बनाकर दूंगा, समझ गई। तो मेरी पत्नी ने कहा हाँ तो रख लो उनको। मैंने कहा नहीं नहीं, भिखारी नहीं है, समझ गई, जो भी तेरा बनेगा दूंगा तेरे को। यानी मैं उसके पैसे नहीं रखना चाहता था। वो अगर तलाक लेती तो मैं उसको देने के लिए तैयार था। नोट में उसने अलग ही कहानी लिखी है कि मेरे को कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। मैं जब तलाक की बात हुई, हमारा रिश्ता वापस नॉर्मल हो गया 2 जनवरी से ही। जब इंट्रोगेशन के कोर्स का मैसेज आया और उसमें देखा कि हमारा कोर्स है, तो वो भी खुश हुई, मैं भी खुश हुआ कि दोनों मिल रहे हैं। हमारे मतभेद मिलेंगे तब दूर होंगे। तो नो- बात नॉर्मल हो गई। तेरे पैसे नहीं खा रहा हूं, तू कहे तो अभी भी वो तेरे 2.5 लाख रुपए डलवा देता हूँ। मतलब उसने यह रिकॉर्डिंग नोट लिखने के बाद की है। 31 दिसंबर 2012 को उसने नोट लिखा, 1 जनवरी की रिकॉर्डिंग। मैं उसके पैसे देने के लिए तैयार था। कोई लड़की सिर्फ इसलिए सुसाइड नहीं कर सकती कि पति ने एफडी तुड़वा दी, इस वजह से सुसाइड नहीं कर सकती। अपनी मर्जी से उसने पैसे डलवाए हैं। फिर कहा, मैंने कहा तलाक होगा तो तेरे को भी पता है दोनों की बदनामी तो होगी दोनों साइड से। प्रीति ने कहा ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है उसके। मैंने कहा मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूं। मैंने गाली भी निकाली है, गुस्से में हूं, क्योंकि आपकी पत्नी, मैं ये जानना चाहता हूं, निर्भया हादसा हुआ है, दिल्ली में पोस्टिंग है, उसी जगह उसकी ड्यूटी है, और आपको पता चलता है फोन पे कि आपकी पत्नी पार्क में अकेले बैठ के शराब पी रही है। तो किस पति को गुस्सा नहीं आएगा? मुझे भी आएगा, आपको भी आएगा। तो मैंने कहा साली, तू तो बेशरम है, गिरी हुई है, तू तो मत मेरी जिंदगी बर्बाद कर, तुझे जो चाहिए मैं दे देता हूँ, हो जा शांति से अलग, नहीं तो बहुत आगे चली जाएगी। तू इतनी बड़ी ऑफिसर नहीं है तू जिसकी धौंस मुझे दिखा रही है, ठीक है, समझ गई। अब आप देखना, शादी से पहले 6-7 बार हमारी सगाई टूटने की नौबत आई, और 1.5 महीने में 3 बार मैंने तो उसको तलाक के लिए बोला। पहली बार बोला एफडी वाली बात पे बोला, जॉइंट फैमिली मेरी शर्त थी। अब ये चीज क्या, जब लड़का लड़की रिटर्न में लें क्या कि मेरी शादी की शर्तें थी, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ था, जॉइंट फैमिली के पक्ष में था, तो ये चीज मैं क्या लिखित में लूं क्या? जब उसने मना किया तो मैंने पहली बार बोला। दूसरी बार बोला उसको 31 दिसंबर 2012 को, जब उसने पार्क में बैठ के शराब पी। तीसरी बार बोला 9 जनवरी को, प्यार से। 9 जनवरी सुसाइड से 3 दिन पहले प्यार से उसको बोला था कि हम दोनों के रास्ते अलग अलग होंगे। अगर उसने अपने दादा पे झूठे केस में अपनी माँ और चाचा और बहन का साथ दिया, तो वो उसके दादा रामलाल की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए, प्लॉट और जमीन पे कब्जा करने के लिए एक झूठा केस किया हुआ था। उसमें उसने मेरे को कहा कि हमें भी वकील करना पड़ेगा। तो मैंने कहा हम दोनों के रास्ते अलग अलग होंगे, अगर वो पाप, मैं पाप में साथ नहीं दूंगा, मैंने पहले बता दिया था उसको। अब अब आप देखना रिकॉर्डिंग से, मैं उसको बोलता हूँ तुझे छोड़ना है तो मुझे छोड़ दे, क्योंकि मेरी जिंदगी 1 वर्ष से बर्बाद करके रखी हुई है, छोड़ना है तो छोड़ दे।
10 महीने हो गए, छोड़ना है तो छोड़ दे, सुखी रहेगी तू। मैं तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूं, पता है मुझे। वो बोलती है पता है मुझे, मैं बोलता हूँ सुखी रहेगी तू। मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता किसी के लिए। मैं नहीं, कोई भी आदमी, कोई भी पति अपनी पत्नी के लिए इससे ज्यादा नहीं कर सकता। भाई मैंने शादी में 5 लाख का लोन ही दहेज नहीं लेने के लिए 1 महीने पहले लोन ले लिया किसी के लिए। मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता किसी के लिए, ठीक है। बस मेरी प्रकाष्ठा हो गई, मैंने हथियार डाले हैं। मैंने बहुत कुछ माफ किया है तुझे, बहुत झेला है तुझे। तेरा नेचर ऐसा है कि तू एडजस्ट नहीं हो सकती किसी के साथ। तेरे में नारी वाले गुण ही नहीं है। कोई लड़के में जो गुण होते हैं वो तेरे में नहीं है। अब वो एक्सेप्ट करती है, पता है, वो खुद एक्सेप्ट करती है कि मेरा नेचर ऐसा है। मैं उसको समझाता हूँ कि आज मत करना ड्रिंक वाले काम आज मत करके जाना, कल वाली गलती बिल्कुल मत करना। अब आप देखना, रिकॉर्डिंग में है। तू पागल है, यह तो शुक्र है भगवान का कि मैंने कल कर दिया उस टाइम फोन और जिद करके तेरे को पार्क से घर पे भिजवाया। जब वो पार्क में बैठ के अकेली शराब पी रही थी तो मैंने कहा कि मेरे से बातें करती रहे ताकि तू सेफली घर पे पहुंच जाए। और उस दिन वो सुसाइड करने वाली थी, उस दिन मैंने उसको रोका, 21 दिसंबर 2012 को। अगर उसकी बहन अलका ने मुझे यह बताया होता कि उसने वसीयत लिखी है तो मैं उसको मरने नहीं देता, क्योंकि वसीयत लिखना अपने आप में एक साइन है कि आदमी मरने का सोच सोच चुका है। अब उसका नेचर ऐसा था, तुझे अगर दूसरों के दुख का फर्क पड़ता तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। दूसरा जब दुखी होता है तब तो तू खुश होती है न? तेरी मम्मी ने भी बताया तेरा स्वभाव है ये। उसकी माँ ने बताया कि दूसरे जब दुखी होते हैं तो यह खुश होती है, यह उसका स्वभाव है। यह उसकी माँ ने बताया था। मैंने उसको कहा कि हम लोग जानबूझ करके भी बुरे काम करते हैं, बुरे विचार ज्यादा देर तक नहीं रख पाते हैं, ठीक है। बाद में आदमी नॉर्मल होता है तो उसको रियलाइज होता है। फिर कहा जाएगी, तू खुद से कैसे भागेगी। कल तू क्या क्या बोल रही थी। अब आप देखना, पता ही नहीं है आजकल क्या बोलती हूँ क्या करती हूँ, कुछ नहीं पता। ये वो खुद बोल रही है कि उसके जीवन में क्या चल रहा है उसे नहीं समझ में आ रहा है। हमारा एक ऐसा वीडियो भी है सगाई से पहले का जिसमें वो एक्सेप्ट करती है जब घटनाएं घटती है तो उसे समझ में नहीं आता है। वो वीडियो भी मैं दूंगा हाई कोर्ट में, अगर परमिशन देगा तो। वो खुद एक्सेप्ट करती है, पता ही नहीं है आजकल क्या बोलती हूँ क्या करती हूँ, कुछ नहीं पता है। अब है मेरी सास से बातचीत 1 जनवरी 2013 को 2:28 पर। अब मैंने उसको कहा हाँ मम्मी बात हुई क्या प्रीति से बात हुई क्या। तो उसने कहा कि शाम को की थी बात, अभी बात हुई क्या, अभी तो 2-1 मिनट ही हुई है, क्या बात हुई। फिर मत करना ऐसे काम, बंद कर देना अब मैंने उसको पूछा कि ड्रिंक कर ली, तो उसने कहा उसकी यानी सास देखना आप, हाँ कर ली मैंने, मेरे टेंशन थी तब मैंने ड्रिंक कर ली। अब इसने कोर्ट में झूठी गवाही दी है। इसने कहा कि उसने, इन लोगों को अपेक्षा नहीं थी एक्चुअली कि मेरे पास रिकॉर्डिंग होंगे। अब इन लोगों ने क्या किया, मेरी पत्नी के दोनों मोबाइल कांस्टेबल प्रदीप चौधरी ने छीन लिए वहां से। जो आईओ गुजरात पुलिस तो मिली हुई थी, जैसे जैसे दिल्ली पुलिस कर रही थी वो लोग पीछे पीछे वैसा ही कर रहे थे, कॉपी पेस्ट तो कॉपी पेस्ट। मोबाइल गायब तो मोबाइल गायब, डायरी गायब तो डायरी गायब।
तो इन लोगों ने मेरी पत्नी के मोबाइल छीन लिए। आईओ बीसी ठक्कर था, उसने कहा कि तेरा मोबाइल दिखा। उसने मैंने मेरा जो मोबाइल था अपने भाई को दे दिया इन लोगों की हरकतें देख के कि ये अगर मैं दूंगा तो ये लोग कॉल रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफ डिलीट कर कर देंगे। तो मैंने मेरे भाई को दे दिया था। तो आईओ बीसी ट्रैकर था, उसने कहा मोबाइल दिखा। तो मेरे पास 2 मोबाइल थे, दूसरा मोबाइल मैंने उसको दिखा दिया। उसने सिर्फ हाथ में ऐसे देखा कि हाँ, उसने अपेक्षा की होगी कि नहीं है रिकॉर्डिंग होते तो ये लोग डेफिनेटली डिलीट करते। हाँ कर ली मैंने, मेरी टेंशन थी। बोलो मेरी टेंशन थी तब कर ली। आज वो फिर जाएगी ड्रिंक करके, बोलो कुछ हो जाएगा। सु, सुशीला जी फरियादी बोलती है, मैंने कहा तेरे क्या टेंशन है, तब फोन कट कर दिया। मैं बोलता हूँ खुद ही लिया है उसने तनाव। किसने दिया उसको तनाव, बोलो मैंने दिया उसको तनाव। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, मैं इतना बता देता हूँ। देखो आप परिवार के मुखिया हो, आपकी लड़की आपके कंट्रोल में है या नहीं, मैं इतना बता देता हूँ। देखो मैं अलग होना चाहता हूँ, और वो देखो मैंने आपको मना किया है क्या? फिर तो वो बोलती है मैं कब मना कर रहा हूँ। तो मैंने कहा आप मना करते हो या नहीं करते, आपकी पैदा की हुई है। मुझे मेरे पिता कुछ कहेंगे तो मैं मानूंगा नहीं क्या? कलेक्टर नहीं हो रखी है क्या वो? सुशीला जी की आवाज साफ नहीं आ रही। तो फिर मैंने कहा साली को जन्म दे दिया, संस्कार क्यों नहीं दिए आपने उसको? तो वो बोलती है संस्कारों की तो क्या बताई जाए, हम मैं क्या बताऊं। अब आप देखना, मैंने उसको जो पैसे चाहिए, जो कुछ चाहिए उसको, वो बोलो ले लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। यानी तलाक करवाने की स्थिति में मैंने कहा हमारे विचार नहीं मिलते। शादी से पहले भी बोला था उसको, लेकिन उसको तो बयान ही थी अपनी लड़की किसी न किसी के तो बहेगी। वो तो जानती थी कैसी है। शुरुआत में तो वो बोलती रहेगी सुधर जाएगी सुधर जाएगी। फिर उसने रेप केस की धमकी दी, बाद वाले दिन पैर पकड़ लिए। इंटरफेयर उसकी बहन अलका का जारी था, ईशा द्वेष जारी था। साइकिक वो थी पहले से, दिल्ली जाने का नाम पे उसने सुसाइड कर लिया, फंसा दिया मेरे को। मैं सुशीला जी से बोलता हूं मैं आपसे लड़ना भी नहीं चाहता, मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूं। अब आप देखना, आप मार डालो उसको। यह बात मेरी सास ने, मेरी सास खुद अब वह खुद अपनी बेटी से दुखी थी, उसको वो गालियां दे करके बात करती थी। उसने मेरे को कहा कि आप मार डालो उसको। मेरी सास ने मेरे को कहा कि आप मार डालो उसको। मैंने कहा मैं किस लिए मार दूं उसको, मैं किस लिए मार दूं उसको, बताओ। मैं तो मरा पड़ा हूं, मार दिया आपने मुझे, मैं कौन होता हूं मारने वाला? अब वो बोलती है वास्तव में मार दिया आपको, सही बात कही है आपने। मैं बोलता हूँ मार तो आपने मुझे दिया। सुशीला जी बोलती है आज क्यों देखने पड़ते, आज आपको ये दिन क्यों देखने पड़ते? मैं बोलता हूँ आज मुझे 10 महीने हो गए, पागल होने की कगार पर पहुंच गया हूँ। समझ नाम की चीज ही नहीं है उसमें कोई। मैं बोलता हूँ आप मेरी बात सुनो। देखो मम्मी, मैं आपको बिल्कुल दुख नहीं देना चाहता हूँ। बेटा क्या कर दिया मैंने, पर मेरी औलाद ही नालायक निकल गई। वो खुद एक्सेप्ट करती है रिकॉर्डिंग में कि मेरी औलाद या उसके कंट्रोल में नहीं थी। प्रीति का नेचर ही ऐसा था कि मेरी औलाद ही नालायक निकल गई। और कोर्ट में क्या क्या उसने झूठ बोल के आई है वो, यहाँ पे वो एक्सेप्ट करती है कि मेरी औलाद ही नालायक निकल गई। तब मैं क्या करूं? देखो आज वो, कल वो शराब पीकर घर गई कि नहीं गई? तो गई है, बता रही हूँ, हाँ करी है। मैं बोलता हूँ आज बोलो उसके साथ कुछ हो जाए, कुछ और हो जाए, आपकी बदनामी होगी या नहीं? मुझे नहीं मालूम आपकी इज्जत है या नहीं है, लेकिन हमारी नहीं रहेगी। तो मैं इतना प्रताड़ित था कि मैं अपने आईजी से कंप्लेन करने वाला था। ये मैं उसको बोल रहा हूँ।
अब आप देखना, मैं उसको बोलता हूँ मैंने आपसे दहेज लिया शादी में, वो बोलती है नहीं लिया जी। बाद में मैंने कुछ मांगा, बाद में मैंने कुछ मांगा, मांगा क्या कुछ शादी के बाद में, उसकी आवाज रिकॉर्डिंग में थोड़ी साफ नहीं है, तो मैंने इसमें यह लिखा हुआ है आवाज साफ साफ नहीं है। मैं उसको बोलता हूँ देखो, देखो अजी मैं तो कुछ नहीं कह रही आपसे, आपने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन अब आप दोनों में सुलट जाओ, समझौता हो जाए तो रास्ते खुले रह जाएं दोनों के। मैं उसको बोलता हूँ हाँ न, देखो मेरी बात सुनो, न तो मैं शादी में आपसे कुछ लेकर आया, न मैंने शादी के बाद कुछ मांगा, मैंने तो आपसे ज्वारी तक के पैसे नहीं लिए। तिलक में जो पैसे लगाते हैं तिलक करके, और सास ससुराल वाले हमेशा, राजस्थान में ट्रेडिशन है उसको, मारवाड़ी में ज्वारी बोलते हैं, उस तक के पैसे मैंने उन लोगों से, मेरी सास से नहीं लिए थे। आप एक चीज बताओ, आपके को समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है? न मैं आपसे जिंदगी में कुछ लेने वाला हूं, न लिया है न मांगा है न लूंगा, यह चीज मैं बोल रहा हूं। वो बोलती है दोनों जने अलग अलग हो जाओ ना, तो इसी में दोनों की भलाई है। मैं उसको बोलता हूँ वो बोलो शराब पिए चाहे वो कुछ भी करे ठीक है, वो मारवाड़ी में गए वो बात चढ़ रही है बद्दी का भांडा है, यानी बुराई के रास्ते पर है। मेरी सास बोलती है अलग अलग हो जाओ, इसी में भलाई है आपकी दोनों की। मैंने कहा दोनों की नहीं, मेरे माँ बाप की भलाई है इसमें सबसे ज्यादा, इसके बेचारों के क्या क्या सपने थे। ठीक है आपका तो कोई लेवल है या नहीं है मुझे नहीं पता। वो बोलती है भाई मेरा लेवल तो गया काम से, गया काम से। मैंने कहा गया नहीं है अब जाएगा। अगर वो ऐसे ही, जिसकी बेटी ऐसे शराब पीकर रात को 8-8 9-9 बजे रास्ते में रात को घर पर आती है ना, उसको आप समझ सकते हो। अब वो संस्कार के लिए बोलती है, संस्कार, संस्कार दिए जाते हैं क्या, बड़ी लड़की को अलग दिए हैं क्या, ऐसा बताओ आप मेरे को। मैंने कहा मुझे वो मतलब प्रीति का नेचर बता रही है कि वो अलग है, एक्सेप्ट कर रही है खुद। मैंने कहा हम तो 3 भाई हैं, 3 भाई बहन हैं, ठीक है तीनों एक एक जैसे हैं। मुझे कल उसकी आवाज से मालूम हो गया कि उसने शराब पी रखी है। सुशीला बोलती है हाँ, हो गया ना मालूम, स्वीकार करी ना, देख लो उसने। तो वो उस समय स्कूल में थी, वो बोलती है अब गाड़ी आने वाली है, हाँ ठीक है मम्मी नहीं करूंगा, इतना तो मैं भी समझता हूँ। ये मेरी सास से बात है, ये मेरी बहन से बात है। मैंने मेरी बहन को बताया, मेरी बहन ने मेरे को कहा कि तू खुद तनाव मत ले। मैं किस चीज का तनाव ले रहा हूं, तनाव कैसे नहीं होगा, मेरे तो बुखार हो रही है। जिसकी पत्नी दिल्ली में सड़कों पर दारू पीकर घूमती हो उसको तनाव कैसे नहीं होगा। तू बावली बात कर रही हो, उसको कुछ हो जाए, उसका रेप हो जाए, तो दिल्ली में क्या क्या हो रहा है, किसकी जाएगी इसमें, बावली हो तुम। फिर मेरी सिस्टर बोलती है बावली तो नहीं हूं। एंजॉय कर रहे हो सुनकर? मैं बोलता हूँ जो लड़की रात को 9 बजे दारू पीकर घूमती हो, बहुत झूठ बोलती है, तुम बिल्कुल बावली हो। अब आप देखना, इन लोगों ने सब कुछ झूठ बोला है। शादी के बाद में इन लोगों की परिवार की सच्चाई खुलने लगी धीरे धीरे। मेरे ससुर की हत्या हुई की थी 1990 में मेरी सास ने, इलेक्ट्रिक प्रेस से। हनुमान ने भी जब शरीर धारण करके दर्शन दिए थे तो मेरे ससुर का ही लिया था 12 मार्च 2000 का। ये बात हनुमान ने भी बताई थी मुझे बस में। तो इन इन और उसकी छोटी बेटी ने सुसाइड किया हुआ है। साडू के बाप ने ट्रेन से कट के सुसाइड किया हुआ है। उसकी नानी कुएं में कूद के मरी हुई है। इनके परिवार में एक रिलेशन में डॉक्टर था, उसने सुसाइड की हुई है। इन लोगों की सुसाइडल हिस्ट्री थी। मेरी पत्नी का भी सुसाइड का चौथा अटेम्प्ट था, एक शादी से पहले 3 शादी के बाद। और हर बार मैंने उसको
बचाया है। मेरी सिस्टर को बोलता हूँ रोज 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 तनाव लेने से बेहतर है दूसरी शादी नहीं भी करूं तो सुखी तो रहूंगा। अब आप देखना, मेरी उसने नोट में लिखा है कि मैं ऐसे ऐसे दहेज के लिए दूसरी शादी कर लूंगा। मेरी सिस्टर को बोलता हूँ कि इस शादी से बेहतर है हमारा तलाक हो जाए और मैं अकेला जीवन व्यतीत करूं। देखो, मैं तो यहाँ बैठा हूं बॉर्डर पर, क्या मतलब है कि तनाव के कारण मेरे हो बुखार हो गया। अब मैं मेरी सिस्टर को बोलता हूँ लड़की मुझे मिल जाएगी, बिना दहेज के मुझे शादी करनी है, बढ़िया घर की लड़की लाऊंगा, गरीब घर की, बहुत सुखी सुखी रखेगी मुझे, ठीक है, आराम से मुझे 45,000 रुपए मिलते हैं, अच्छे से बच्चे पालूंगा मेरे। अब मेरी सिस्टर को मैंने कहा कि तू पापा से बात कर लो, एक बार पापा से बात कर लो, तुम भी बात कर लो। अरे बात कर लो, मेरी जरूरत है या नहीं तुम लोगों को, मैं परेशान हो रखा हूं, कर ले बात। प्रताड़ित तो मैं था उससे, पिछले 11 साल से प्रताड़ित हूँ, ईश्वर से, व्यवस्था से, सभी से। अब है प्रीति से बात। मैं उसको जिद करता हूँ कि तू ऑटो से जाना घर में, और शराब मत पीना, जल्दी घर पहुंच जाए, अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाए। मैं उसको, वो पुलिस की नौकरी नहीं करना चाहती थी, तो मैं उसको दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ, उसके ऊपर चल रही है ये 1 जनवरी 2013 को 9:51 पर। अब है, देखो, मैं उसको समझा रहा हूं कि भाई मैंने लोन ले लिया पहले 5 लाख रुपए का, मैं दहेज मुझे नहीं मांग रहा, तुझे सामान दिलवा रहा हूँ, अलमीरा और बॉक्स दिलवाया है, घर से कपड़े लेकर के दिल्ली छोड़ने गया था उसको, तो उस संदर्भ में हाँ मैंने कोई कुछ लिया दहेज की बात, तू चाहे विश्वास कर या नहीं कर। मेरी सिस्टर का लड़का है कैप्टन आशीष, हमारे परिवार में मेरी ही रैंक का है, मेरा भांजा, बहन का लड़का। जैसे तेरी मेरी शादी हुई है, ठीक वैसे ही कर, शादी करके लाए हैं, समझ गई, बिल्कुल वैसे ही शादी करके लाए हैं। ठीक है, कुछ नहीं होता लेने देने से, कुछ नहीं होता, मैं बिलीव ही नहीं करता, लेकिन कम से कम मेरा हक है, मैं आगे के फैसले लूं, किसी से मांगू नहीं, उस हिसाब को देखकर अपनी गृहस्थी चलाऊं। और मैं उस आदमी को इंसान नहीं मानता जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी ना हो। मेरे परिवार में मेरा भांजा है कैप्टन आशीष, उस समय कैप्टन था। उसकी शादी भी एक राजपूत लड़की से हुई थी, बिना दहेज के हुई थी, मेरी शादी से कुछ समय पहले हुई थी।
मेरे घर पर काम चल रहा है, लेट बात का जो वास्तु शास्त्र दूर करवाया था, उसने कहा कि आपके घर में वास्तु दोष है, इसलिए हमारे विचार नहीं मिलते। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दूर करवा देता हूं करके। अब आप देखना, सुन रहा है क्या तुझे? मैं इसलिए बोल रहा हूँ एक दिन की छुट्टी लेके आ जा। अगर झुंझुनू से बने तो वहां से जो झुंझुनू से ठीक है, और अगर के मुझे भिजवा दे तलाक के कागज यहाँ पर, और अगर वहां से हो तो तू कर ले बात। प्रोसेस इसकी बता। हूँ, बोलो। मैं तुझसे भीख मांग रहा हूं। आप सोचिए, 1 जनवरी 2013 को मैं तलाक की भीख मांग रहा हूं अपनी पत्नी से। यह हमारे कानूनों की स्थिति है कि आपको किस हद तक लाचार बना सकते हैं। यह मुंह से निकलना ही अपने आप में, मेरे मुख से यह निकला कि मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, तो अब मेरी मनोदशा क्या रही होगी। मेरा कैरियर बर्बाद मत कर, इतनी पत्थर दे मत बन, ठीक है? इतनी पत्थर की मत बन। लड़की है तू, लड़की तो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। कैसी लड़की है तू? तेरे से ज्यादा तो मैं हूं, ठीक है? मैंने कोई तेरा कुछ बुरा किया हो तो तू बता। आज फिर, अब फिर किस बात की जिद है तू बता, ये चीज बता, कैसी जिद है तेरी? पैसे देने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। नोट में उसके आक्षेप अलग हैं कि नोट में उसने लिखा है कि मुझे कुछ रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे अगर मैं तलाक लूंगा तो। यहां मैं नोट लिखने के 1 दिन बाद की रिकॉर्डिंग है, यहां मैं उसको बोलता हूँ पैसे देने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। किस बात की जिद है तेरी? तू सोच कर देख। मैंने कोई तेरा बुरा किया हो कहीं? मैंने मेरी मन की जो सिचुएशन थी कहीं मैंने तुम लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की कहीं भी। ये बेड पर नहीं बैठा, वो बेड पर नहीं बैठा, ये बातें तेरे ही मन में चल रही है, तेरे ही मन की बात थी। जब मुझे लेना ही नहीं है तो मैं किस चीज के लिए बैठूं? मैं भी खुददार आदमी हूँ भाई, मेरी भी जुबान है, मेरा भी लेवल है। किस किस लिए बैठूं? है मतलब, अगर कुछ कुछ देख, ऐसा है मैंने बहुत त्याग किया है, ठीक है? बहुत त्याग किया है, अपने रिश्ते में भी बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है, बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है। अगर मैं घटिया होता, सेल्फ इस टाइप का होता, तो हमारे फिजिकल रिलेशन बन चुके थे, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं तुम्हें पहले भी छोड़ सकता था, छोड़ सकता था ना। लेकिन मैंने ये चीज सोच करके कि बच्ची है, बच्ची है, सुधर जाएगी, सुधर जाएगी, केवल यह सोच करके कि तुम मानेगी नहीं, मैंने तुम्हें और दिया मौका, और दिया मौका। मुझे बहुत बुरा बीतेगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशन तू खुद सोच के देख, अपना नॉर्मल नहीं रहा। इसने वो खुद एक्सेप्ट करती है कि अपने माइंड कम ही मिलते हैं, वो खुद एक्सेप्ट करिए। यानी वैचारिक मतभेद है। वैचारिक मतभेद होगा भी कैसे नहीं? शादी से पहले मेरी सास ने मेरे को कहा कि मेरा बड़ा दामाद संदीप ऐसा है, जहां मैं और मेरी बेटी अलका कहे वहीं बैठ जाता है, और तब तक खड़ा नहीं होता जब तक हम लोग बोलते नहीं है। ये ऐसा मेरे ससुराल पक्ष वालों लोगों की मेंटेलिटी थी। ये बात मेरी सास ने मेरे को कही थी। तो ऐसे लोगों से कितना झुकेगा कोई आदमी? अब आप देखना, अब यार तेरे, मैं मेरी वाइफ से बोलता हूँ, अब यार तेरे लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया हो, मेरे लिए मेरे मन में बदले की भावना हो, तो तू मेरे से बदला ले। मैं किसी चीज की जिद कर रहा हूं कि मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, ये काम नहीं करूंगा, मैं पैसे तुझे तू नहीं मांगेगी तब भी दूंगा, क्योंकि मैं तुझसे शादी करके लाया था। यानी नोट है, यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होता है। नोट में वो बोलती है कि मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। अब आप, अब वो, यार ऐसा है, ऐसा कौन सा बुरा किया है मैंने तुम्हारे साथ? मैं उसको बोल रहा हूं तो वो बोलती है मैं तो खुद ही हो रही हूँ, मेरा मूड खुद की वजह से ही अब अपसेट है।
अब वहां पे उस समय कंपनी हेडक्वार्टर में था, बॉर्डर पे था, बाड़मेर मेरी पोस्टिंग थी। तो मैसेज जो सिक्योरिटी ऐड था वो मैसेज दे के जाता है। तो मैंने कहा ये मैसेज रख दे उधर वाले रूम में ले। अभिषेक अभिषेक सलगोत्रा था 36 बैच का अधिकारी उस समय मेरे साथ, उसके अंडर ट्रेनिंग था वो। देखो इसमें रिकॉर्डिंग में मैं फोरेंसिक लैब से भी है, मैंने मेरा मोबाइल ओरिजिनल मोबाइल काम में नहीं लिया। और इसमें भी मैं बोलता हूँ रिकॉर्डिंग कब की है ये सभी। आज एक एक तारीख थी, आज कुछ नहीं किया, 1 जनवरी की रिकॉर्डिंग है। अब आप देखना, मैं उसको बोलता हूँ कि क्या किया मैंने तेरे घर घर पर ड्रामा, बेड पर नहीं बैठना, ये नहीं तो मैं। अब मैंने पहले ही शादी से पहले वाले दिन ही बात हो गई थी कि जी आप, मेरी सास ने कहा कि आप लोग दहेज न लो। अब देखो उसने कहा रुपए लेने से ही मना कर दिया। मेरी सास ने मेरे को कहा कि आप रुपए ले लो, मैंने मना कर दिया सह सम्मान की, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, ये बात मेरी वाइफ बोलती है, आपने रुपए लेने से ही मना कर दिया। तो मैंने कहा हाँ, तो नहीं लेने थे तेरी मम्मी से पैसे, नहीं लेने थे, लिया क्या मैंने बाद में, लिया मैंने, लिए क्या बाद में, मैं सिद्धांत का पक्का हूं, ठीक है, लिए क्या मैंने बाद में, कभी नहीं लेता मैं। वो बोलती है आप जिद्दी हो, मैं बोलता हूँ हाँ मैं जिद्दी हूँ, तो कुछ भी मान ले। जो पति पत्नी की खटपट होती है वही चल रही है मेरे साथ भी। मैं उसको बोलता हूँ मैं यह चीज सोचता था कि अलग होंगे तब भी जिंदगी भर हेल्प करूंगा इसकी, ठीक है, जिंदगी भर हेल्प करूंगा, एक दोस्त की तरह रहूंगा, यह चीज मैं सोचता था, ठीक है। अगर तेरा यही फैसला है तो मैं भी कुछ फैसले लूंगा, ठीक है प्रीति। अब ये रिकॉर्डिंग है, प्रीति से ही बात है, 1 जनवरी को 10:46 PM पर। मैं उसको बोलता हूँ कि मेरे फर्क नहीं पड़ रहा, मैं टूट चुका हूँ, उसके बाद फैसला लिया है मैंने तलाक का। कल तेरा एटीट्यूड देखा पूरे दिन, उसके बाद मैंने डिसाइड किया है। बहुत डिसाइड किया ना कि बहुत हो गया, ठीक है आवाज। तो मैं उसको नहीं मानेगी, तू आसान नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें तेरे लिए भी रिश्तों की कमी नहीं है, सच्ची बात बता रहा हूँ, तुम्हें दिल्ली में सेटल लड़का मिल जाएगा। अरे भाई दहेज के झूठे केस क्यों, दहेज है तो पुलिस कंप्लेन करो, विचार नहीं मिल रहे हैं तो तलाक ले लो। ये क्या मेंटेलिटी है कि किसी के उकसाव पर एक नोट लिखा और किसी को आप फंसाओ। इस कानून का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, दहेज के 90% केस फर्जी हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरे को बढ़िया से बढ़िया लड़का मिलेगा जो तेरे खूब ज्वेलरी भी डालेंगे। अब वो 5.5 लाख के गहनों से संतुष्ट नहीं थी, शादी में जो उसको हम लोगों ने उसकी इच्छा से ही उस कपड़े दिलवाए थे, 5.5 लाख के गहनों से भी संतुष्ट नहीं थी। तो मैंने कहा कि तेरे को बढ़िया से बढ़िया मिलेगा जो खूब ज्वेलरी भी डालेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। जाते जाते मैं तो तेरा भला कर रहा हूँ और तू मेरा बुरा कर रही है, किस्मत देख मेरी, बता, मैं तो भला ही कर रहा हूँ तेरा, नहीं नहीं कर रहा क्या। मैं बोलता हूँ तुझे आसानी होगी करने में, क्योंकि तेरी अंतरात्मा तुझे दिखा रही है कि तू अपने आप में सुधार नहीं कर सकती। मुझे पता है नहीं है क्या कंडीशन का।
वो बोलती है कि मेरे जीजा ने गाड़ी खरीद रखी है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि हाँ खरीद रखी है कांस्टेबल ने, अब जब तो क्यों नहीं खरीद रखी, तो फिर मैं नहीं खरीद सकता क्या? गाड़ी गाड़ी कर रही है। अब मेरे को गाड़ी की जरूरत ही नहीं थी। 2 महीने की छुट्टी आता हूँ, इधर उधर से परिवार में साथ में बाइक से ही चल जाता है। बाइक को ही मैं प्रेफर करता हूँ, गाड़ी की कोई बात ही नहीं थी, मेरे दिमाग में ही नहीं आया। और शादी से पहले जो कुछ हुआ वो मेरी पत्नी की वजह से ही हुआ। छोटा मोटा विवाद जो भी हुआ ऐसा कुछ था नहीं। आज 1 जनवरी है, 12 महीने बाकी हैं अभी, और ये मेरी सास से बात है। तो वो बोलती है क्यों कर रही है वो बिना मतलब की, सही कही है यह बात। तो यह बात यह बात है, रात को मेरी सास को मैंने 1 जनवरी को 11:36 फोन किया। मैं बोल रहा हूँ कि तलाक होगा तो समाज में बेइज्जती होगी। अब आप देखना, फिर आप खुद, मैं मेरी सास से बोलता हूँ कि फिर आप खुद सोचो फिर मेरे किस काम आएंगी छुट्टी, यह बात बताओ। यह इसलिए बोल रहा हूँ कि वो, मैं बोल रहा था कि वो छुट्टी लेके तलाक दे दे मेरे को, कौन सा बुरा कर दिया मैंने उसका? अब फरियादी एक्सेप्ट कर रहा है 1 जनवरी को, ना बुरा तो कुछ नहीं किया। वो खुद एक्सेप्ट कर रही है कि मैंने उसका कुछ भी बुरा नहीं किया है। अब क्या कोशिश हो, आप ही बताओ। वो खुद एक्सेप्ट करती है कि मैंने कुछ भी बुरा किया नहीं है कॉल रिकॉर्डिंग में। देखो सुनो, आप अपने मम्मी पापा को भी यह बात बता दो, जबरदस्ती करने से क्या हो सकता है? जब आत्मा से शादी हुई नहीं है, इससे फायदा क्या है? वो मेरी सास बोलती है भैया ये चीज के आप यह समझते हो कि अपनी बेटी का पक्ष ले रही हो। आप, सुशीला बोलती है आपके घर वाले भी कह रहे थे कि सुनील का फोन आया था, वो घुट घुट के जी रहा है। मैंने कहा क्यों घुट घुट के जिए, और किसके लिए वो जी रही है? वो अपनी बेटी का नेचर एक्सेप्ट करती है। नहीं नहीं, मुझे पता है घर वालों ने कहा होगा ऐसा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ घर वाले शादी के पक्ष में ही नहीं थे, ठीक है। चलो हो गई शादी, कोई कोई बात नहीं, लेकिन जब नहीं बने तो मैंने भी ये कहा घर वालों को अलग हो जाओ, कोई बात नहीं है। अब आप देखना, मैं बोलता हूँ अच्छी नहीं लगती यह जिद की, मैंने उसके लिए क्या काम नहीं किया बताओ? मैं मेरे सास से पूछता हूँ कि हाँ कुछ व्यवधान आ गया था। मैं बोलता हूँ मेरी सास से अच्छी नहीं लगती ये जिद कि मैं बताऊं मैंने उसके लिए क्या काम नहीं किया है। तो वो बोलती है सब कुछ किया है बेटा। मतलब एक सास के एक स्टेटमेंट में ही उसकी जो गवाही दी हुई है कोर्ट में वो पूरी गलत गलत साबित होती है। वो खुद बोलती है किस तरह की इंसान है वो।
अब आप देखना, नहीं उसको मिलेगा क्या जब आगे और कोई परीक्षा ही नहीं, यानी मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। मैं उसको बोलता हूँ देखो जाते जाते मैं तो उसकी ट्रांसफर वाली कोशिश कर रहा हूँ, एक बात बताओ उसका क्वार्टर वाला काम कर रहा हूँ, तो उसका इतना इतना सोच रहा हूँ, वो मेरे लिए इतना ही नहीं कर सकती क्या? वो अब राजेंद्र डागर के कारण सरिता विहार पुलिस स्टेशन से ट्रांसफर करवाना चाहती थी। वो एक किडनैपिंग के केस में उसको अरेस्ट करने के लिए साथ गई थी। उसी समय वो अकेले में होटल में पार्टी मांगता था, उसका सेक्सुअल हरासमेंट करता था। पूरा केस उसी के दिमाग की उपज है, एफआईआर है, वो लिखी मेरे साडू ने और बोला उसने। पूरा केस उसी का किया धरा है, उसकी वजह से वो ट्रांसफर करना चाहती थी। और रणवीर जी कृष्णिया अभी डीजी पौंडीचेरी है, उनसे भी वो मिली थी। मैं भी उनसे मिला और राजेंद्र डागर और कांस्टेबल प्रदीप की शिकायत की, लेकिन 10 मिनट की बातचीत में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब सास खुद बोलती है, मैं खुद कह रही हूँ इंसानियत नहीं है। मैं उसको पूछता हूँ कि क्या यह इंसानियत है, तो वो बोलती है, मैं खुद बोलती हूँ कि यह इंसानियत नहीं है। वो उसको वो बोलती है आप सो जाओ, मैं बोलता हूँ कि यानी मुझे इतना स्ट्रेस हुआ कि मुझे 1 जनवरी 2013 को फीवर हो गया था। ये मैं मेरे सीईओ के बारे में बताता हूँ। मेरे सीईओ को भी पता था कि शादी से पहले की इसकी पत्नी और इसकी मंगेतर और इसमें डिस्प्यूट चल रहा है। अब सुशीला जी मेरी सास बोलती है, मैं देखो शादी नहीं की थी तब भी यह कहती थी कि आपका मन नहीं मिल रहा है तो आप हट जाओ। मैं बोलता हूँ मन मिल रहा था मम्मी, हमारा खूब मन मिला था, यह बात नहीं कह रहा। वो जब रोती थी तो मैं भी रोता था उसके साथ, उससे पहले रोता था, उसको पूछो। लेकिन धीरे धीरे मम्मी बिगड़ती चली गई। किसी के लिए उसको रिस्पेक्ट नहीं है कि यह मेरे घर में पिता है, यह मेरी मम्मी है। किसी को उसकी कदर नहीं है, किस आदमी से कैसे बात की जाती है, ससुराल में कैसे रहा जाता है, इन बातों की कोई समझ नहीं है उसको। मतलब कैसे दुनियादारी चल रही है, कैसे गृहस्थी बसाई जाती है, सामने वाले से कैसे बात की जाती है, पति से कैसे पेश आया जाता है, कोई समझ नहीं है उसको। किसी बात के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। वो देखो वो मैं नहीं जीना चाहता घुट घुट के, नहीं बनेगी हमारी। मैंने बहुत कोशिश की है, मैं नहीं होना चाह रहा था अलग। आप ये सोच रहे हो क्या कि मैं अलग होना चाह रहा था? आसान होती है क्या बाद में जिंदगी? यानी मैं तलाक नहीं लेना चाहता था। जुड़ता नहीं है आदमी आगे से, किसी से भी शादी करो जिंदगी भर उससे जुड़ नहीं सकता, तो वो एक्सेप्ट करती है, ये तो है ही। मैं उसको बोल रहा हूँ कि एक बात बताओ, आप खून के रिश्तों में तो ऐसा होता ही आपस में, आपको थोड़े ही बोलेगी वो कुछ, बताओ आप। वो बोलती है सही बात है। मैं उस मेरी सास को बोलता हूँ और देखो मम्मी बहुत समझदारी होगी इसमें, वो आराम से तलाक दे दे और किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। तो मेरी सास बोलती है दोनों की ही जिंदगी बनी रहेगी इसमें, उसको पता है सही बात है इसमें। मेरी सास सहमत होती है। मैं उसको बोलता हूँ कि समझदारी तलाक में है, विचार नहीं मिले तो तलाक करवा दो। एफडी वाली बात के लिए उसको बताया कि वो, मैं उसको बोलता हूँ कि उसने मेरे लिए कौन सा काम कर दिया, उसने मेरे लिए कौन सा काम कर दिया, एक एक चीज बताओ। तो वो बोलती है कुछ ही नहीं किया है। मैं उसको बोलता हूँ कि मैंने उसके 2.5 लाख रुपए एफडी के लिए हैं, एफडी तुड़वाई तो बोलो, हस्बैंड वाइफ फैसला करते नहीं है क्या? एक चीज बताओ। तो वो बोलती है
क्या हुआ तो तुड़वा ली तो, यानी कॉल रिकॉर्डिंग में मेरे को उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था और किसी पत्नी को होगा भी नहीं। अगर पति 18% का सेम अमाउंट पर ब्याज दे लोन के ऊपर और वाइफ एफडी पर 7.5% आ रहे, तो पत्नी स्वेच्छा से तुड़वा के देगी, खुद ये आइडिया बताएगी कि ये अपने लिए ज्यादा फेयर है। लेकिन इंटरफेयर उसकी बहन अलका का चल रहा था, फैसला हमारी गृहस्थी के वो ले रही थी। अब है 2 जनवरी 2013 की रिकॉर्डिंग, 2:30 की प्रीति से बातचीत। ये बातचीत है वो, हाँ, हमारी धीरे धीरे सहमति बनती है। मैं बोलता हूँ उसको, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, चेंज करोगी या नहीं करोगी खुद में। मैं केवल मेरी मम्मी ने कहा 1 जनवरी को कि आखिरी प्रयास मेरे कहने से कर लो तुम लोग। मैं केवल मम्मी के बोलने से प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तुझे लगता है नहीं है जरूरत, तो यह बता, मैं छुट्टी लेकर आता हूँ। केवल और केवल मेरी मम्मी के बोलने से प्रयास कर रहा हूँ, ये चीज तू बता मेरे को। वो बोलती है मैं अपने आप में चेंज कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा चेंज आपको भी करना पड़ेगा। मैं पूछता हूँ क्या चेंज करना पड़ेगा मेरे को बता, आपको खुद को ही पता चलता है। नहीं, मैं बोलता हूँ नहीं, मुझे नहीं पता चलता, तुझे मुझे तो पता था ड्रिंक और स्मोकिंग का। जब मैंने छोड़ दी, यानी मैंने शादी से पहले 3 महीने तक ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने ड्रिंक नहीं की हो स्टेज के कारण, क्योंकि वो मुझे रेप के केस की धमकी देती थी, करप्शन के वो पक्ष में थी, तो हमारे बीच में डिस्प्यूट, इस वजह से मैं पहले ड्रिंक करता था शादी से पहले, शादी के बाद में नहीं, शादी से पहले, और वो भी स्ट्रेस की वजह से। तो मैंने ड्रिंक और स्मोकिंग का तो मैंने छोड़ दी, गलत है तो मैंने छोड़ दी, यह चीज बता तू, मुझे नहीं पता। अब तू बता दे, मैंने तरीके से बता दे क्या करना पड़ेगा तेरे को। ड्रिंकिंग और स्मोकिंग से प्रॉब्लम थी, मैंने छोड़ दी, अब तू बता कि क्या चेंज करना पड़ेगा। कोई पॉजिटिव चेंज है करने लायक तो मैं क्यों नहीं करूंगा, मुझे तो खुशी होगी बल्कि। अब वो बोलती है कि कल आपने जिद की कि आज 4 बजे थाने से निकल जाए। मैं चाहता था कि वो अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाए, निर्भया हादसे की वजह से मैं डरा हुआ था। यह चीज मैं उसको बता रहा हूं यहाँ पे। अब वो बोलती है कि जब गलती सामने आएगी तब मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर बोलती है। अब ये है, मैं बोलता हूं उस दिन ना कुछ बात थी, मैं 2 घंटे तक तेरे से बात पूछता रहा, इस टाइप के काम मुझे नहीं चाहिए। ना कुछ बात थी, तू तुरंत मेरे को बता देती, बात खत्म हो जाती। ना कुछ बात थी नहीं, तेरे कोई प्रॉब्लम थी क्या बताने में? हाँ, ना कुछ बात थी। फिर मेरी बात सुन, जिम्मेदार होना पड़ता है एक दूसरे के लिए। अगर तू नहीं हो सकती, तू ऐसे ही स्वच्छंद रहना चाहती है तो मुझे छोड़ दे, ठीक है। मेरे साथ रहेगी तो मेरे लिए जिम्मेदार होना ही पड़ेगा, मुझे तेरे लिए होना पड़ेगा। सीधी सी बात ये है, समझ गई? अब वो बोलती है कि आप कहाँ हो जिम्मेदार, तो मैंने उसको बताया मैं दिल्ली नहीं गया तेरे लिए कमरा रूम सेट करने के लिए, मैं ट्रांसफर वाला काम नहीं करवा रहा हूँ, तेरे मकान का भी काम, उसको दिल्ली पुलिस का क्वार्टर मिल जाए, इसके लिए भी मैं कोशिश कर रहा था। अब फिर मेरा कोर्स, अब देखो यहाँ पे वो एक्सेप्ट करती है। मैं उसको पूछता हूँ बिना दहेज के समाज में कितनी लड़कियां जाती हैं? वो बोलती है करने वाले करते ही हैं, वो एक्सेप्ट करती है। कितने करते हैं तू बता मेरे को, कितने लोगों ने की, तू गुना गिना मेरे को। वो एक्सेप्ट करती है, कम करते हैं पर करते हैं, कम करते हैं। एक्सेप्शनल केस होते हैं ना सोसाइटी में, एक्सेप्शनल होते हैं। मैंने मेरी लाइफ में ऐसा फर्स्ट केस देखा है, तू मान चाहे मत मान, शादियां मैंने भी अटेंड की हैं, फर्स्ट केस देखा है जो मैंने किया है।
अब मैं उसको समझाता हूँ कि मेरे मन में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तुझे नहीं पता, ये तेरी और मेरी मम्मी की लड़ाई थी ईगो की, मुझे नहीं चाहिए था। अगर मेरे मन में लालच होता होता तो कुछ कुछ नहीं लेने वाला लाइफ लॉन्ग। तुम लोगों को समझने की कोशिश करो। अगर मुझे कुछ लेना होता तो मुझे जयपुर में प्लॉट मिल रहा था, कुछ सोच के मैंने भी शादी की होगी। यह चीज मत सोच कि मैं बेड पर नहीं बैठा, फला पर नहीं बैठा, वो बात बीत चुकी है। मैं उसको समझा रहा हूँ कि पीछे की बातें जो हुई वो भूल जा, जो कुछ हुआ और आगे की ओर देख। अब लास्ट में वो खुद, मैं अब देखो, आज के बाद मैं कभी लाइफ में यह बात सुन ली कि तुमने शराब पियो तो देख लेना, ठीक है, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। वो बोलती है नहीं सुनने को मिलेगी, वो एक्सेप्ट करती है कि मैं आगे से शराब नहीं पीऊंगी। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि तू इतनी घटिया हरकत कर सकती है कि चल मान ली तूने शराब पहले बीच रास्ते में कर सकती है, तू घर तक पहुंची है। आदमी को खुद को पता रहता है कि कितना नशा हो गया है। तुझे पता है कल तू क्या क्या बोल रही है, पता है क्या तुझे? तू मेरे में अगर कोई कमी है तो तू बता मेरे को। तो हमेशा यह चीज बोलती थी कि आगे होगी तब मैं देखूंगी। अब लास्ट रिकॉर्डिंग आने वाली है 11वीं। अब आप अब आप देखना, मैं उसको बोलता हूँ, बल्कि देख मेरे को स्त्री चाहिए, नारी चाहिए, सीधी सी बात यह है, समझ गई? इतना प्यार दूंगा मैं तेरे को। अभी भी बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ, मतलब मैं तलाक नहीं लेना चाहता था। इतना प्यार दूंगा कि तेरे लिए जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, ठीक है? मैं बुरा नहीं हूं, बुरा होता तो हम अभी अलग होने की बातें कर रहे थे, तब भी मैं बुरा सोचता। मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, तेरा कहां से सोचूंगा बता? इतना टाइम साथ रहे हैं, 10 महीने, ठीक है? अगर कोई भी बात हो तो खुले दिमाग से सोचा करती, और किसी की राय लेने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी समस्या थी उसकी बहन अलका हमारी गृहस्थी के फैसले ले रही थी। हमारी लाइफ में एक ही प्रॉब्लम थी। तो मैं उसको बोलता हूँ कि ना अलका की, ना संदीप की, ना मम्मी की, किसी की राय लेने के लिए नहीं। कोई बढ़िया बात बताई तो सुनो, वरना दिमाग से निकाल दो। अब मैं उसको बोलता हूँ देख मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तेरे को पता है कि संदीप ने अलका को बुरा बुरा अलका को बोला हुआ है कि मेरा फोन रिसीव नहीं करेगी, तो वो एक्सेप्ट करती है, पता है। मैं उसको बोलता हूँ कि संदीप का नेचर शुरू से ऐसा ही है। मैं उसको संदीप जी करके बोलता था, वो मेरे को तू करके बोलता था। उससे उम्र में बड़ा था, फिर भी वो मेरे से ऐसे बातें करता था। मैं उसको बोलता हूँ कि मैं अब आप देखना, मैं मैं बोल रहा हूँ कि तू कैरेक्टर की अभी तक, कैरेक्टर वाइज अभी तक सही है, ये चीज मैं तेरे को बोल रहा हूँ, तो वो एक्सेप्ट करती है। हूँ, मेरी पत्नी कैरेक्टर की सही थी। उसको क्वार्टर है, मैं ट्रेनिंग कॉस्ट का बता रहा था कि जब भी छोड़ेगी तो मैं भरूंगा तेरी ट्रेनिंग कॉस्ट, क्योंकि उसकी एफडी जो उसने करवाई थी वो 3 लाख रुपए की, वो ट्रेनिंग कॉस्ट के लिए ही करवाई थी पहले। जब भी छोड़ेगी तो उसको देने पड़ेंगे पैसे सरकार को। शादी में किसकी शॉपिंग हुई वो एक्सेप्ट करती है, मेरी ही ज्यादा हुई। अब ये छोटी मोटी जो उसकी हरकतें की हुई हैं, बच्चों जैसी हरकतें वो करती थी। रूम के अंदर जाके गेट बंद कर लिया, जाली वाला गेट था, और गेट को खोला नहीं। मैं उसको बोलता हूँ कि तू एक्सेप्ट कर, बहुत बड़ी गलतियां कर रही है। अब आप देखना, वो इसमें एक इश्यू था कि उन लोगों ने शादी में बेड रखवाया था। वो एक मारवाड़ी में एक उसको समठुनी बोलते हैं, वो शादी का एक प्रोसेस है।
उसमें बेड पे अगर मैं बैठता तो मेरे को लेना पड़ता, और मैं दहेज के खिलाफ था, दहेज के लिए मना किया हुआ था। तो मैंने समठूणी बेड पे ना बैठ करके कुर्सी पे बैठ के करवाई। ये मेरी वाइफ को आपत्ति थी, तो मैं बोलता हूँ नहीं बैठता, नहीं बैठा, और मुझे कोई भी गलती फील नहीं होती। मुझे नहीं लेना था दहेज, मैंने नहीं लिया, आगे भी नहीं लूंगा। तू अपने आप के तरीके में सुधार कर ले। मैं उसको बता रहा हूँ कि मैं गृहस्थी देख के चल रहा हूँ, मैं अभी फ्रूट्स तक नहीं बचवा रहा, तो एक बार जल्दी से कवर हो जाए, फ्रूट्स तक नहीं मंगवा रहा हूँ तेरे। यार मतलब कुछ समझ में नहीं आता, आदमी को गुस्सा नहीं आएगा क्या? कितनी गलतियां माफ करूं मैं तेरी? तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या गृहस्थी के लिए? मैं उसको बोलता हूँ कि तेरी मेरी बातें थर्ड पर्सन में नहीं जाएंगी। अब लास्ट रिकॉर्डिंग आपको मैं बता देता हूँ। लास्ट रिकॉर्डिंग है, वो मैसेज मेरे को सिक्योरिटी ऐड दे के जाता है। हमारा गांधीनगर कोर्स है, ऐसा मेरे को 2 जनवरी को पता चला। ये है अंतिम रिकॉर्डिंग 3/13 की। तो मैं मेरी वाइफ को बोलता हूँ कि जब मैंने मैसेज देखा तो स्वाभाविक है मुझे खुशी हुई, क्योंकि हमें 7 दिन साथ रहने का मौका मिलेगा। तो मैंने मेरी वाइफ को बोला फोन क्यों नहीं उठाती तुम? वो बोलती है काट काट तो रही थी, बार बार क्यों कर रहे थे आप फोन? तो मैंने कहा तो क्या हुआ? तो मैं बोलता हूँ खुशखबरी सुनने के लिए तो जल्दी उठा लिया करो। हाँ, खुशखबरी सुनने के लिए तो उठा लिया करो जल्दी। तो वो बोलती है क्या है? मैं बोलता हूँ नहीं बताऊंगा। वो बोलती है बता दो। तो ऐसे में उसमें जो पति पत्नी का रूठना मनाना होता है वो चलता है। तो मैं उसको बताता हूँ मेरा मेरा एक कोर्स है 1 वीक का गांधीनगर में, इंटेलिजेंस से रिलेटेड, 7 जनवरी से 12 जनवरी तक, 7 से 12। वो बोलती है हाँ क्या हुआ? मैं उसको बोलता हूँ आ जाना, ठीक है? तो बोलती है हाँ। मैं उसको बोलता हूँ खुश नहीं हुई क्या? ठीक है चलो, सही मौके पर ही कोर्स है, ऊपर वाला सुनता तो है। वो बोलती है कैसे? तो मैं बोलता हूँ ऐसे ही मतभेद होते हैं तो जरूरी होता है फेस टू फेस मिलना, दूरियां बढ़ती जाती है। पागल तू थोड़ा बचपना नहीं छोड़ रही, कोई कमी नहीं है अपने पास, मैं मेहनत करने के लिए तैयार बैठा हूँ। जितनी तू कहे उतनी, ड्रिंक छोड़ दी, स्मोकिंग छोड़ दी, पता नहीं क्या चाहती है तू? तो वो बोलती है मैंने बचपने को भगा दिया। वो मतलब हमारा रिश्ता वापस नॉर्मल हो जाता है। जो 31 तारीख, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को खराब था, वो 2 जनवरी को नॉर्मल हो जाता है। मैं उसको पूछता हूँ क्या हुआ, खुश नहीं हुई क्या कोर्स से? तो वो बोलती है खुश ही हूं। तो ठीक है, मैं बोलता हूँ और सुना, और कोई नई ताजा? मैं बोलता हूँ आई मिस यू फॉर फाइट। वो बोलती है मी टू। इसके बाद में मैंने सोचा अभी फेस टू फेस तो मिल ही रहे हैं, इसके बाद में मैंने कॉल रिकॉर्डिंग रोक दी। वो फोन की मेमोरी भी भर रही थी, 2 दिन से कॉल रिकॉर्डिंग हो रही थी। मैंने सोचा अभी पत्नी से फेस टू फेस मिलूंगा तो फेस टू फेस बात हो हो जाएगी। मैं डर गया था, मैंने डर की वजह से रिकॉर्डिंग की थी, और मेरा डर जायज भी था। जिस तरीके से मुझे फंसाया गया और जिस तरीके से मेरी पत्नी ने बताया कि पुलिस कैसे काम करती है, उससे मैं और भी ज्यादा डरा। और उससे भी बुरा मैंने देखा गुजरात पुलिस और दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से मुझे फंसाया, कि पुलिस किस तरीके से काम करती है, कॉपी पेस्ट करना, पंचनामा नहीं करना, कॉल रिकॉर्ड कॉल डिटेल तक नहीं लगाना साथ में, ये सब उन्होंने किया है। ये मेरी कॉल रिकॉर्डिंग का स्क्रिप्ट है, आपको पढ़ के सुनाई। आपकी क्या राय हो बताना जरूर। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।